कराची के एक पुश इलाके में खड़ी बड़ी कोठी के अंदर जिंदगी की हकीकत उसकी चमकती दीवारों से बिल्कुल अलग थी। घर के किचन में बर्तनों की खटखट और पानी गिरने की आवाज़ें गूंज रही थीं। सिर्फ 8 साल की छोटी सी बच्ची अनाया खान अपने नन्हे हाथों से गंदे बर्तन धो रही थी। उसकी उंगलियां लाल हो चुकी थीं, साबुन के झाग से जल्द जल रही थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। वहां धीरे से बुदबुदाई, मम्मी मेरे हाथ दुख रहे हैं, लेकिन आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ उसके दिल ने ही सुन ली। अम्मी तक पहुंचना तो मानो नामुमकिन था। अनाया कभी एक चंचल और खुशमिजाज बच्ची थी। उसे रंगों से खेलना, तितलियों के पीछे भागना बहुत पसंद था, लेकिन अब ये सब गुजरे वक्त की बातें लगती थीं। जब से घर में मम्मी अब्बू के रिश्ते में कड़वाहट आई थी, अनाया की दुनिया भी बदल गई थी। अम्मी किरण खान, जो अक्सर पार्टियों और सोसाइटी के प्रोग्रामों में मशरूफ़ रहती थीं, उसने घर की सारी जिम्मेदारियां बेटी के कंधों पर डाल दी थीं। किरण का मानना था कि लड़कियों को छोटी उम्र से ही घर संभालने का हुनर सीखना चाहिए, मगर असल में ये किरण की खुदगर्जी और लापरवाही थी। अनाया का 10 साल भाई आदिल पास ही डाइनिंग टेबल पर बैठा कांटा और चम्मच रख रहा था। उसके दिल में बहन के लिए हमदर्दी थी, मगर ज़बान पर कोई लफ्ज़ नहीं आते थे। वो जानता था कि अगर उसने बहन का साथ दिया तो अम्मी की सख्त डांट उसे भी झेलनी पड़ेगी। किरण हमेशा कहती ये सब काम लड़कियों के लिए है। इस भेदभाव ने अनाया को और भी अकेला कर दिया था। अनाया के अब्बू रिजवान खान एक मशहूर बिजनेसमैन थे। वो कंपनियों, कॉन्फ्रेंसों और लंबे ट्रिप्स में इतने उलझे रहते कि घर की असली हालत से अनजान थे। उनके लिए बड़ी कोठी, कीमती फर्नीचर और नौकर चाकर ही बच्चों की खुशी की गारंटी थी। लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी नन्ही बेटी के चेहरे की मुस्कान बरसों से खो चुकी थी। उस शाम सूरज की किरणें किचन की खिड़की से अंदर झांक रही थीं। अनाया के आंसू उन किरणों में ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने मोती बिखेर दिए हों। अचानक दरवाजे की कुंडी घूमने की आवाज़ आई। रिजवान खान दोपहर से पहले लौट आए थे। हाथ में ब्रीफकेस और चेहरे पर थकन के बावजूद खुदैतमादी की झलक थी। जैसे ही वो किचन के दरवाजे पर पहुंचे, नज़ारा देखकर उनके कदम थम गए। अनाया के छोटे हाथ झाग में डूबे हुए थे, कंधे कांप रहे थे और किरण पीछे खड़ी डांट रही थी। आदिल चुपचाप सब देख रहा था। ये पल रिजवान के दिल पर तीर की तरह लगा। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जिस बेटी के लिए उन्होंने सपनों का महल बनाया, वो महल उसके लिए कैद खाना बन चुका है। रिजवान ने ब्रीफकेस ज़मीन पर रखा और आगे बढ़कर अनाया के हाथ थाम लिए। उनके दिल ने पहली बार ज़ोर से कहा, ये सब ख़त्म होगा। मेरी बेटी अब गुलामी नहीं करेगी, वो सिर्फ बच्ची रहेगी। रिजवान ने जब अनाया के हाथ थामे तो उसकी उंगलियों पर पड़े छाले और सूजन महसूस कर उनका दिल कांप गया। वो घुटनों के बल झुक गए और नरम लहजे में बोले, बेटी ये सब तुम क्यों कर रही हो? अनाया की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कुछ बोल न सकी, बस अम्मी की तरफ देखने लगी। किरण हकलाते हुए बोली, रिजवान तुम गलत समझ रहे हो। मैं इसे सिर्फ जिम्मेदारी सिखा रही थी। घर के काम सीखने में क्या बुराई है? मगर रिजवान का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो बरसों से कारोबारी मीटिंगों में सख्त फैसले लेते आए थे, लेकिन आज पहली बार उनका दिल सचमुच थकमी हुआ था। उन्होंने आदिल की तरफ देखा जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि ये रोज का नज़ारा है। रिजवान ने धीरे से अनाया को अपनी बाहों में समेटा और किरण की तरफ रुख किया। क्या ये 8 साल की है किरण? ये खेलने, हंसने और पढ़ने की उम्र है, नौकरानी बनने की नहीं। किरण ने आंखें फाड़ते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी मुखालफत करते हो। तुम्हें नहीं मालूम बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं। अगर घर का काम न सीखें तो कल को क्या करेंगी? रिजवान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं, ये तरीका गलत है। बिगाड़ने और गुलाम बनाने में फ़र्क ही है, और ये सब अब ख़त्म होगा। किचन का माहौल सन्नाटे में डूब गया। अनाया अपने अब्बू की बाहों में सिमटी हुई थी जैसे बरसों बाद सुकून मिला हो। रिजवान ने फैसला भरे अंदाज में कहा, आज से ये बच्ची कोई बर्तन नहीं धोएगी ना, ये चूल्हा जलाएगी ना, ये दिन रात काम करेगी। ये अब सिर्फ वही करेगी जो एक बच्ची को करना चाहिए, पढ़ना, खेलना और सपने देखना।
उस रात घर का नज़ारा बदला हुआ था। पहली बार डाइनिंग टेबल पर खाना खुद रिजवान ने लगाया। उन्होंने नौकर से कहा कि बच्चों के सामने सादा सा खाना रखे। अनाया और आदिल हैरान थे जब अब्बू ने प्लेटें उनके सामने रखीं और कहा, आज खाना मैं सर्व करूंगा, तुम दोनों सिर्फ हंसो और बातें करो। अनाया की आंखों में नमी थी मगर चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान उभरी। आदिल भी खुश था कि अब्बू अब पास बैठे हैं। खाने के दौरान रिजवान ने बच्चों से उनके स्कूल, दोस्तों और सपनों के बारे में पूछा। अनाया ने हिचकिचाते हुए बताया कि वो दोबारा पेंटिंग करना चाहती है। रिजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, कल ही तुम्हारे लिए रंग और ब्रश लाऊंगा, तुम फिर वही बनोगी जो तुम होना चाहती हो। किरण ये सब देखकर चुप बैठी थी। उसके लिए ये सब नया और नाखुशगवार था, मगर रिजवान के इरादे और बच्चों की खुशी ने उसके ऐतराज़ों को दबा दिया। उस रात जब सब सो गए, रिजवान लॉन में बैठा लंबे वक्त तक सोचता रहा। तारों भरे आसमान को देखते हुए उसने खुद से वादा किया कि अब वो अपनी दौलत को नहीं, बल्कि अपना वक्त अपनी औलाद के लिए खर्च करेगा। यही असली पूंजी है और यही वो चीज़ है जो उसके बच्चों को जिंदा दिल इंसान बनाएगी। अगली सुबह अनाया देर से जागी। ये उसके लिए अजीब बात थी क्योंकि वो हमेशा अम्मी की डांट के डर से तड़के उठती और किचन का रुख कर लेती थी। मगर आज जब आँख खुली तो खिड़की से आती नरम धूप और पेड़ों पर चहचहाते परिंदे उसे जैसे स्वागत कर रहे थे। उसने चौंक कर चारों तरफ देखा। किचन से बर्तनों की खटखट नहीं आ रही थी और न अम्मी की आवाज़। दरवाज़ा खुलते ही रिजवान अंदर आए। हाथ में स्कूल बैग और नया पेंट बॉक्स था। वो मुस्कुराकर बोले, अनाया, ये तुम्हारे लिए है। आज से तुम सिर्फ वही करोगी जो दिल को खुशी दे। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अब्बू से लिपट कर कहा, अब्बू अब कोई डांटेगा तो नहीं? रिजवान ने पास खींच कर कहा, नहीं बेटी, अब कोई तुम्हें नहीं सताएगा, ये मेरा वादा है। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा हुआ था। आदिल खुश था कि पहली बार माहौल शान ओ इंतहाई है, मगर किरण का चेहरा खट्टौर था। उसने तनकीद की, बच्चों को इतनी छूट ठीक नहीं, कल को ये बिगड़ जाएंगे। रिजवान ने सख्त लहजे में कहा, अगर नाफरमानी का मतलब अपने सपने जीना है तो मैं यही चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब अनाया की दुनिया बदलने लगी। स्कूल के बाद वो बगीचे में तस्वीरें बनाती, तितलियाँ, पेड़, बादल। उसकी उंगलियाँ जो कल तक साबुन में जलती थीं अब रंगों में डूबती थीं। रिजवान दूर से देखते और कहते, ये तुम्हारी दुनिया है और मैं इसे पूरा देखना चाहता हूँ। आदिल ने भी पहली बार अपनी बात रखी। अब्बू, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। रिजवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जो चाहो बन सकते हो, मैं साथ हूँ। ये लफ्ज़ आदिल के दिल में उम्मीद बन गए। मगर किरण कड़वी रही। उसे बुरा लगता कि एक बिजनेसमैन बच्चों के साथ वक्त गुजारे, उनके साथ खाए, उनकी तस्वीरें देखे। वो चाहती थी सब उसके काबू में रहें। एक शाम मेहमान आए तो उसने अनाया से कहा, चाय की ट्रे लाओ। अनाया ने डर से अब्बू की तरफ देखा। रिजवान ने फौरन कहा, अनाया मेहमान नहीं, हमारी बेटी है, चाय नौकर लाएगा। मेहमान हैरान हुए मगर अनाया के दिल को सुकून मिला। ये उसकी पहली जीत थी। उसे लगा उसकी आवाज़ बेकार नहीं रही। दिन गुजरते गए और माहौल बदलने लगा। अनाया की उदासी कम हो गई। स्कूल के बाद वो ड्राइंग बुक में सूरज, आसमान, पतंगे बनाती। रिजवान शाम को सबसे पहले उसकी तस्वीरें देखते और कहते, तुम्हारे रंग घर को जिंदा बना देते हैं। आदिल भी बदलने लगा। लॉन में अब्बू के साथ क्रिकेट खेलता। रिजवान कहते, बेटा, एक दिन तुम मुल्क के लिए खेल सकते हो। बच्चों को पहली बार यकीन होने लगा कि कोई उनके सपने सुनता है, लेकिन किरण बेचैन थी। एक दिन उसने कहा, तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो, कल को ये मेरी बात नहीं मानेंगे। रिजवान ने शांत लहजे में कहा, किरण, बच्चे खिलौने नहीं, इंसान हैं, उन्हें प्यार और भरोसा चाहिए। किरण ने तनकदीद भरी हंसी हंसकर कहा, मैंने भी अपनी अम्मी से यही सीखा, घर की लड़कियां छोटी उम्र से जिम्मेदारी संभालती हैं। रिजवान ने सख्ती से कहा, इसीलिए शायद तुमने बचपन का मज़ा नहीं लिया। मैं अपनी बेटी को वो सब देना चाहता हूँ जो तुम्हें नहीं मिला। ये बच्ची सिर्फ हंसने और पढ़ने के लिए है, नौकरानी बनने के लिए नहीं। दरवाजे पर खड़ी अनाया ये सब सुन रही थी। उसके दिल में खुशी जागी कि अब्बू उसके लिए डट गए हैं। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठी।
रिजवान ने अपनी ज़िंदगी भी बदल दी। ऑफिस में देर तक रुकने के बजाय दोपहर को घर आने लगे। बिजनेस डिनर छोड़कर बच्चों के साथ खाना खाने लगे। हफ्ते के आखिर में उन्हें पार्क या लाइब्रेरी ले जाते। उनकी कुर्बत बच्चों के दिल भर रही थी। किरण नाराज रहती, मगर धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि बच्चे पहले से ज़्यादा खुश हैं। मोहल्ले की औरतें हैरान थीं कि वेस्ट बिजनेसमैन शाम को बच्चों के साथ खेलता है। कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर रिजवान पर कोई असर न हुआ। एक दिन अनाया ने बड़ी तस्वीर बनाई। घर अंदर और बीच में अब्बू बेटी हाथ पकड़े हुए। रिजवान ने देखी तो आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अनाया को गोद में उठाकर कहा, ये तस्वीर नहीं, मेरा सपना है और मैं इसे हकीकत बनाऊंगा। अनाया में खुदाई तमादी बढ़ने लगी। स्कूल में वो अब जवाब देने लगी थी। सहेलियां हैरान थीं कि वो इतनी खुश क्यों हैं। एक दिन टीचर ने उसकी ड्राइंग बुक देखकर कहा, अनाया, तुम बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकती हो, ये टैलेंट बर्बाद मत करना। अनाया के दिल में दिए जल उठे। घर आकर उसने अब्बू को बताया। रिजवान ने कहा, कल ही मैं तुम्हें पेंटिंग क्लास में दाखिल करवाऊंगा। अगर ये तुम्हारा शौकी है तो हम इसे बड़ा बनाएंगे। अनाया ने खुशी से अब्बू का हाथ पकड़कर कहा, अब्बू आप सबसे अच्छे हैं। इस सब के बीच किरण की झुझलाहट बढ़ती जा रही थी। एक शाम वो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई। वहां सबने उसे चिढ़ाया। किरण, हमने सुना है कि अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे शौहर के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तुम्हें तो अपनी पोजीशन खोटी नजर आ रही है। ये सुनकर किरण को अपनी नाक कटती महसूस हुई। उसके दिल में जिद जागी कि वो दोबारा बच्चों को अपनी पकड़ में लाएगी। अगले दिन उसने जानबूझकर अनाया से कहा, जाओ किचन में आज सब्जी काट कर दिखाओ। अनाया ने चौंक कर अम्मी की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, मम्मी, अब्बू ने कहा है मुझे ये सब नहीं करना। किरण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब्बू, अब्बू, हर बात में अब्बू। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मैं ही जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है। उसी वक़्त रिजवान अंदर आ गए। उन्होंने सब सुना और आगे बढ़कर साफ लफ्ज़ों में कहा, किरण, ये ज़बरदस्ती अब और नहीं चलेगी। अगर तुम चाहो तो बच्चों को प्यार से समझा सकती हो, मगर डांट कर या दबाव डालकर कुछ नहीं होगा। अनाया ने सुकून की सांस ली। उसे लगा जैसे हर बार अब्बू वक़्त पर आ जाते हैं। उन दिनों आदिल ने भी हिम्मत जुटाकर अपनी अम्मी से कहा, मम्मी, अनाया मेरी बहन है। अगर आप उसे इतने काम करवाएंगी तो ये खेलने और पढ़ने से रह जाएगी। ये जुमला किरण के लिए अप्रिय था। वो हैरान रह गई कि आदिल जो हमेशा चुप रहता था अब बहन के हक में बोल रहा है। दूसरी तरफ रिजवान ने बच्चों के लिए एक नया रूटीन बना लिया। शाम को सब साथ बैठकर खाना खाते, फिर कभी पार्क जाते, कभी फिल्म देखते, कभी घर की छत पर बैठकर रिजवान उन्हें कहानियां सुनाते। उन लम्हों में अनाया की हंसी गूंजती और आदिल की आंखों में चमक दिखाई देती। एक रात अनाया ने अब्बू के कंधे पर सर रखकर कहा, अब्बू, अब मुझे डर नहीं लगता। अब लगता है कि मैं आज़ाद हूँ। रिजवान ने उसे चूमा और धीरे से कहा, देख बेटी, तुम्हारा बचपन तुम्हें वापस मिलकर रहेगा। ये मेरा वादा है, ये वादा। अनाया के दिल में ऐसा दिया बन गया जो कभी बुझने वाला नहीं था। इस दोपहर के साथ रिजवान की परेशानियां पूरी तरह बदल गईं। वो अब सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं रहे, बल्कि एक जिम्मेदार अब्बू भी बन गए थे। दफ्तर में अक्सर उनके साथी हैरान होते कि वो इतनी बड़ी मीटिंग्स छोड़कर सर घर क्यों जा रहे हैं। रिजवान हंसकर जवाब देते, मेरी सबसे बड़ी डील अब घर पर है। मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ वक्त बिताने जा रहा हूँ। अनाया की जिंदगी में भी खुशी लौट आई थी। वो स्कूल से आकर सीधे बगीचे में बैठती और रंगों में अपनी दुनिया रचती। कभी वो इंद्रधनुष बनाती, कभी फूल और तितलियाँ और कभी एक प्यार करने वाला खानदान। उसकी हर तस्वीर जैसे उसके दिल की आवाज़ होती। एक दिन उसने अब्बू की एक बड़ी तस्वीर बनाई जिसमें वो उसका हाथ पकड़े मुस्कुरा रहे थे। रिजवान ने जब ये तस्वीर देखी तो आंखें नम हो गईं। उन्होंने अनाया को सीने से लगाकर कहा, ये तस्वीर मेरी सबसे कीमती दौलत है। आदिल भी बदलने लगा था। पहले वो डरपोक सहमा रहता था, मगर अब अब्बू की कुर्बत ने उसे निडर बना दिया था। वो खुलकर अपनी बात करता और बहन का ख्याल रखता। एक शाम जब कुछ रिश्तेदार घर आए और अनाया को देखकर
तनकीद अंदाज में बोले, यही है तुम्हारी नन्ही नौकरानी, हमेशा किचन में रहती थी ना। तो आदिल फौरन बोल उठा, ये मेरी बहन है और ये सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट है। अब ये सिर्फ सपने बनाती है, नौकरानी नहीं। रिजवान ने बेटे की हिम्मत पर उसके कंधे थपथपाए, लेकिन किरण की इनाद अभी भी कम नहीं हुई थी। वो चाहती थी कि बच्चे उसी के काबू में रहें। उसे ये सब अपनी पुरानी सोसाइटी वाली सहेलियों के सामने शर्मिंदगी लगता कि उसका शौहर बच्चों के साथ इतना वक्त गुजारता है। एक दिन उसने रिजवान से कहा, तुम्हें बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, ये बच्चों की जिदें कब तक पूरी करोगे? रिजवान ने संजीदगी से जवाब दिया, किरण, बिजनेस दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर बचपन खो गया तो कभी वापस नहीं आएगा। मैं अपनी औलाद को वो सब दूंगा जिसका वो हकदार है। ये सुनकर किरण चुप हो गई, मगर दिल में उसकी जहमत और भी बढ़ गई। इधर अनाया अब और ज्यादा खुद-एतमादी व ली हो रही थी। एक दिन स्कूल में पेंटिंग मुकाबला हुआ। अनाया ने एक बड़ी तस्वीर बनाई जिसमें एक बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था और पीछे एक अब्बू उसे गले लगाए खड़ा था। इस तस्वीर ने सबको खुश किया। जब उसने पहला इनाम जीता तो उसने ट्रॉफी अपने अब्बू को दे दी और कहा, ये आपके लिए है क्योंकि आपने मुझे आज़ाद किया है। रिजवान की आंखों में उस पल गर्व और मोहब्बत के आंसू थे। वो जानते थे कि अब वो अपनी बेटी का बचपन वापस ला रहे हैं और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। अनाया के स्कूल में जीते गए इनाम ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। आदिल खुशी से अपनी बहन के गले लगाकर बार बार कह रहा था, मेरी बहन सबसे बेहतरीन है। रिजवान भी उस दिन खुशी से झूम रहे थे। उन्होंने अनाया की ट्रॉफी को ड्राइंग रूम में सबसे नुमायां जगह पर रख दिया ताकि हर आने वाला मेहमान देख सके। उनके लिए ये किसी बिजनेस अवार्ड से कहीं ज़्यादा कीमती थी, लेकिन किरण के लिए ये सब एक कड़वी याद थी कि बच्चे अब उसकी पकड़ से निकल रहे हैं। शाम को जब वो अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बात कर रही थी तो सब ने अनाया की कामयाबी की तारीफ़ की, मगर किरण ने हंसते हुए कहा, हाँ, बस वक़्त बर्बाद करने वाली चीज़ है। आर्ट से कभी पेट भरा है। अंदर ही अंदर वो जल रही थी कि उसकी बेटी को वो इज्जत मिल रही है जो वो खुद चाहती थी। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक बड़ी तकरीब रखी गई। वहाँ बच्चों के साथ अम्मी अब्बू भी मौजूद थे। रिजवान ने फैसला किया कि अनाया को ज़रूर साथ ले जाएंगे ताकि सबको उसका हुनर दिखाई जा सके। अनाया ने रंग बिरंगी साड़ी के छोटे स्कर्शन जैसा फ्रॉक पहना था, बालों में 2 छोटियां और माथे पर छोटा सा बिंदी। वो उस दिन एक नन्ही परी लग रही थी। उसके हाथों में रंगों से बनी तस्वीरें थीं जिन्हें उसने नुमाइश के लिए तैयार किया था। जब तकरीब में अनाया ने अपनी पेंटिंग्स पेश की तो लोग दंग रह गए। किसी ने कहा, ये बच्ची तो कमाल का टैलेंट रखती है। किसी ने कहा, इतनी छोटी उम्र में। लेकिन किरण के चेहरे पर मुस्कान के पीछे छिपी जलन साफ महसूस हो रही थी। तकरीब के बाद घर लौटते वक़्त किरण ने अनाया को टोका, ये सब फजुल है, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये तस्वीरें बनाकर कुछ नहीं मिलने वाला। अनाया के चेहरे पर मायूसी छा गई, मगर उससे पहले कि वो कुछ कहती, रिजवान ने बीवी को सख्त लहजे में कहा, किरण, अब बस ये बच्ची अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारेगी। अगर ये आर्टिस्ट बनना चाहती है तो मैं उसका सहारा बनूंगा। किरण चुप हो गई, मगर उसके दिल की आग बुझी नहीं। उसे मालूम था कि अब घर में उसकी बात कम सुनी जाती है। उसे लगता था कि बच्चे और शौहर सब मिलकर उससे दूर होते जा रहे हैं। उन लम्हों में अनाया ने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। वो जानती थी कि अब वो अकेली नहीं है। उसके पास अब्बू थे जो हर वक्त ढाल बनकर उसके साथ खड़े रहते। एक रात उसने आदिल से कहा, पहले मैं सोचती थी कि मैं कभी आज़ाद नहीं हो सकूंगी, लेकिन अब लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी खुद बना सकते हैं। आदिल ने बहन का हाथ पकड़कर कहा, हाँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये वो पल थे जब बहन भाई के रिश्ते में भी नई मजबूती आ रही थी। और इस सब की जड़ वो बदलाव था जो एक अब्बू के दिल में जागा था कि दौलत नहीं, बल्कि मौजूदगी और मोहब्बत ही सबसे बड़ी विरासत है। अनाया के टैलेंट और खुशियों ने घर में रोशनी भर दी थी, मगर किरण के दिल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। एक शाम जब उसकी पुरानी सहेलियां घर आईं तो उन्होंने रिजवान को बच्चों के साथ खेलते और हंसते देखा। सब ने तारीफ की, किरण,
तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि रिजवान इतना अच्छा अब्बू है। ये जुमला किरण के लिए तारीफ नहीं बल्कि ताना बन गया। उसने फौरन विषय बदलने की कोशिश की, मगर दिल में एक कांटा चुभ गया कि अब सब उसकी नहीं बल्कि रिजवान और बच्चों की बातें कर रहे हैं। उस रात जब सब सो गए, किरण अकेली लॉन में बैठी रही। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी से सब खत्म हो रहा है। वो सोचने लगी, क्या ये सब मेरे बगैर बेहतर हैं? क्या मैं इस घर में महज एक साया बनकर रह गई हूँ? उसके अंदर का इनाद और जिद्दोजहद उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। अगले दिन उसने दोबारा कोशिश की कि हालात अपने काबू में लाए। उसने अनाया से सख्त लहजे में कहा, किताबों पर ध्यान दो, ये तस्वीरें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इस बार अनाया के अंदर वो पुरानी डरी सहमी बच्ची नहीं थी। उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मम्मी ये मेरा सपना है और अब्बू ने कहा है कि मैं अपने सपने जी सकती हूँ। ये सुनकर किरण के पांयों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी अपनी बेटी अब उसके सामने डट कर खड़ी थी। रिजवान ने ये मंजर देखा तो वही मुस्कुरा दिए। ये पल अनाया के लिए आज़ादी का ऐलान है। उन्होंने बीवी को देखकर कहा, किरण, अगर तुम चाहो तो इन बच्चों के साथ खुशी बांट सकती हो, लेकिन अगर तुमने उन्हें दबाने की कोशिश की तो तुम खुद अकेली रह जाओगी। आदिल भी अब खुलकर अपनी अम्मी के सामने बोलने लगा था। एक दिन उसने कहा, मम्मी, हम सब आपसे भी प्यार चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमें डांटेंगी तो हम दूर हो जाएंगे। ये बात सुनकर किरण के अंदर पल भर के लिए नरमी आई, मगर वो फिर भी अपने इनाद के खोल में बंद रही। रिजवान ने इस दौरान बच्चों को और भी आज़ादी दी। हफ्ते के आखिर में वो उन्हें कराची की आर्ट गैलरी ले गए, जहां अनाया ने बड़े बड़े फनकारों की तस्वीरें देखी। उसकी आंखों में सपने और भी जगमगाने लगे। उसने अब्बू का हाथ पकड़कर कहा, अब्बू, एक दिन मेरी तस्वीरें भी यहाँ लगेंगी। रिजवान ने पूरे यकीन से जवाब दिया, हाँ बेटी, और उस दिन मैं सबसे पहले तालियां बजाऊंगा। किरण ये सब देख रही थी। उसके दिल में कहीं न कहीं एक चुभन थी कि वो अपनी बेटी की खुशियों में शामिल नहीं, मगर उसकी इनाद उसे शामिल होने नहीं दे रही थी। उसने खुद से कहा, मैं ही देखूंगी, ये सब कब तक चलता है। मगर जो बदलाव आ चुका था वो अब लौटने वाला नहीं था। अनाया और आदिल ने सीख लिया था कि उनकी आवाज़ है और उनकी ज़िंदगी उनकी अपनी है, और ये सब उस अब्बू के संकल्प की वजह से था जिसने अपनी दौलत नहीं बल्कि दोपहर और मोहब्बत को सबसे बड़ी दौलत मान लिया था। अनाया की ज़िंदगी अब पहले से बिल्कुल अलग थी। वो स्कूल में नुमाया शागिर्दा बन गई थी। टीचर उसे मिसाल के तौर पर पेश करते और दोस्त उसे रश्क की नज़रों से देखते। एक दिन स्कूल में सालाना फंक्शन हुआ, जहां उसकी पेंटिंग्स को नुमाइश के लिए रखा गया। जब प्रिंसिपल ने स्टेज पर ऐलान किया कि अनाया खान हमारी स्कूल की सबसे प्रतिभा शागिर्दे है, जिसका भविष्य बहुत उजाला है, तो पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठ गई। अनाया ने कांपते हाथों से इनाम लिया और सीधे अपने अब्बू की तरफ दौड़ गई। उसने ट्रॉफी उनके हाथ में थमाते हुए कहा, ये आपके लिए है अब्बू, क्योंकि आपने मेरा सपना जिंदा किया। रिजवान की आंखें गर्व और मोहब्बत से भीग गईं। घर लौटने पर आदिल ने बहन को गले लगाया, देखो, तुमने कर दिखाया, अब सब जानते हैं तुम कितनी खास हो। ये वो पल दोनों बहन भाई के लिए आसमानी था। मगर कमरे के कोने में बैठी किरण के दिल पर फिर एक चोट लगी। उसे लगा जैसे अब घर में उसकी हैसियत ही खत्म हो गई है। सबके बीच वो खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। रिजवान ने बीवी के चेहरे पर छाई कड़वाहट देख ली। वो धीरे से उसके पास आए और बोले, किरण, ये सब दुश्मनी नहीं है, ये तो हमारी बेटी की खुशी है। अगर तुम चाहो तो तुम भी इस खुशी का हिस्सा बन सकती हो, लेकिन तुम्हारी जहमत हमें सबसे दूर कर रही है। किरण ने गुस्से में कहा, तुम सब मुझे गैर जरूरी समझते हो बच्चे, अब मेरी बात ही नहीं सुनते। रिजवान ने नरमी से कहा, हम सब तुम्हें चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत डांट और ज़बरदस्ती से नहीं अपनाव से मिलती है। इन बच्चों को सिर्फ एक प्यार करने वाली अम्मी चाहिए, वो अम्मी जो उनके साथ बैठे हंसे, उनके सपनों को सुने। क्या तुम वो अम्मी बनोगी? किरण के होंठ कांपे, मगर उसने कुछ न कहा। दिल के अंदर एक जंग चल रही थी, इनाद और मोहब्बत की जंग। अगले दिन स्कूल ने अनाया की एक बड़ी पेंटिंग शहर के आर्ट फेस्टिवल में भेजने का फैसला किया। ये मौका अनाया के लिए सपने से कम न था।
जब उसकी तस्वीर नुमाइश में रखी गई तो सैकड़ों लोग उसे देखने आए। सबने हैरानी से कहा, ये बच्ची कमाल है। रिपोर्टरों ने रिजवान से पूछा, आपकी बेटी ने इतनी कम उम्र में ये सब कैसे किया? रिजवान ने मुस्कुराकर सिर्फ एक जुमला कहा, क्योंकि मैंने उसे बच्ची बनने दिया, नौकरानी नहीं। ये वाकया अखबारों में छप गया और बहुत लोगों ने पढ़ा। वो लोग जो अपनी बेटियों को सिर्फ जिम्मेदारियों में जकड़ते थे, सोचने पर मजबूर हो गए। घर लौटकर अनाया ने अम्मी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुरूर नहीं था, बल्कि एक सवाल था। मम्मी, आप मुझ पर फख्र नहीं करती? ये सवाल किरण के दिल को चीर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो सचमुच अपनी बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर पाई। रिजवान ने धीरे से बीवी का हाथ थामा और कहा, अभी भी वक़्त है। अगर तुम चाहो तो हम सब मिलकर एक नया आगाज़ कर सकते हैं। उस रात घर का माहौल अजीब खामोश था। खाने की मेज़ पर अनाया और आदिल खुशी खुशी अपनी बातें कर रहे थे, मगर किरण चुप बैठी थी। उसके दिल में एक भारीपन था। वो सोच रही थी कि क्या वाकई उसने अपनी बेटी का बचपन छीनने की कोशिश की थी? जब उसने अनाया की आंखों में सवाल देखा, मम्मी आप मुझ पर फख्र नहीं करती, तो उसके दिल में एक गहरा झटका लगा। खाने के बाद जब सब अपने कमरों में चले गए तो किरण अकेली बैठी रही। उसने अपने अतीत के वो लम्हे याद किए जब वो खुद एक छोटी लड़की थी और उसकी अम्मी ने भी इसी तरह सख्ती और जिम्मेदारियों के बोझ से उसके सपने छीन लिए थे। उस वक़्त उसने सोचा था कि वो अपनी बेटी के साथ कभी ऐसा नहीं करेगी, मगर वक़्त और इनाद ने उसे भी उसकी अम्मी जैसा बना दिया था। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। सुबह के वक़्त किरण ने एक फ़ैसला किया। जब अनाया स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी तो किरण ने धीरे से कहा, अनाया ज़रा इधर आओ। अनाया डरी सहमी आगे बढ़ी, मगर इस बार अम्मी ने उसे गले लगा लिया। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। अब मैं तुम्हारे सपनों के साथ खड़ी हूँ। अनाया की आंखें खुशी से भीग गईं। उसने पहली बार अम्मी की बाहों में सुकून पाया। रिजवान ये मंजर देख रहे थे। उनकी आंखों में मुस्कुराहट थी। वो जानते थे कि ये पल सबसे बड़ी जीत है, एक अम्मी का बदलना। आदिल भी खुशी से बोला, अब हमारा घर पूरा हो गया है। आने वाले दिनों में घर का नक्शा ही बदल गया। अब सिर्फ रिजवान नहीं बल्कि किरण भी बच्चों के साथ वक़्त बिताने लगी। वो अनाया की तस्वीरों की तारीफ करती, आदिल के क्रिकेट मैच देखने जाती। एक दिन उसने अनाया को खुद नए रंग और ब्रश ला कर दिए। अनाया ने हैरानी से पूछा, मम्मी ये आप लाई हैं? किरण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, क्योंकि अब ये सपना हमारा है। मोहल्ले के लोग हैरान थे कि खानदान में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई। वो जो कभी सख्त और खामोश घर था, अब हंसी और रंगों से भर गया था। अनाया के कमरे की दीवारें उसकी पेंटिंग से सज गई थीं। आदिल अपनी क्रिकेट ट्रॉफियों रखता और गर्व से सबको दिखाता, और सबसे बढ़कर एक अम्मी और अब्बू अपने बच्चों के साथ मौजूद थे, सिर्फ दौलत नहीं बल्कि वक़्त और मोहब्बत के साथ। रिजवान अक्सर सोचते कि वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक पर पहुंच गए हैं। असली कामयाबी ये नहीं कि दुनिया आपको अमीर समझे, बल्कि ये है कि आपके बच्चे आपको अपना हीरो समझें। एक शाम अनाया ने अपनी नई तस्वीर बनाई। इसमें एक पूरा खानदान हाथों में हाथ डाले खड़ा था। उसने तस्वीर मेज़ पर रखते हुए कहा, यह हमारी कहानी है। रिजवान ने तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, हाँ बेटी, ये कहानी है एक घर की, जहाँ मोहब्बत ने सब कुछ बदल दिया। यूं एक बच्चे के आंसुओं से शुरू होने वाली कहानी आखिर में एक खानदान की मुस्कुराहटों पर ख़त्म हुई। ये याद दिलाने के लिए कि दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत, मौजूदगी और भरोसा ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है।